यहाँ जगह छोड़िए, वन अधिकार अधिनियम लिख डालिएगा थोड़ा सा, हर जगह मिल जाएगा। जीआरपी में पढ़ाए तो होंगे सर, पोल्ट्री बताइए, वन अधिकार अधिनियम तक हम ही पढ़ाएंगे। हाँ, निवास करने का भी अधिकार है। वहां उन लोगों को जमीन उनके नाम से रजिस्ट्री किया जा रहा है, वो लोग मकान वहां बना सकते हैं। हाँ, उसमें ये था कि यदि मान लीजिए वहां पर निवास बनाते हैं तो उन लोगों का निवास भी तो जो है उस तरह से बनता है ना, मिट्टी का घर। और अब मान लीजिए वहां पर कुछ हम लोग योजना शुरू करते हैं, जब बॉम्बे में जो घटना हुआ था, जो धारवी वाला कांड था, धारवी में जो जंगल है जो मेट्रो बनाने का, तो उसी के बाद वो सब क्लास का चर्चा आया था। तो उसमें ये कहा गया था कि वहां पर जो लोग अपना मान लीजिए जिनका व्यवसाय चल रहा है, जिसमें बताया कि वो व्यक्ति वहीं से तोड़ के आलू बुखारा ला रहा है, बेच रहा है, अब मान लीजिए वहां से उसको शिफ्ट करेंगे तो फिर उसको ऐसी जगह पर कम से कम दे दीजिए जिससे वो फिर कुछ तोड़ ताड़ के बेचता रहे अपना। भैया मैं कहते हैं कि हम लोगों के लिए 100 रुपया 150 रुपया किलो ने यहाँ पे बिकता है, उन लोगों के लिए क्या हो, तो जंगल का फल है एक तरह से। अब इसमें जम्मू कश्मीर भी चलिए, आपको तो 10-20 रुपया महंगाई हो देता होगा। हाँ कुछ है तो ध्यान नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में हम लोग को पढ़ना है, पहले तो इसका सब सामान्य पहलू थोड़ा सा पढ़ना है, सामान्य पहलू पढ़ना है। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा कि पुराना प्रावधान तो खैर आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पुराना प्रावधान थोड़ा सा बताता हूं जो मुख्य था, क्योंकि पूछ सकता है ना कि पहले क्या प्रावधान था। अब ये वर्तमान में जैसे हम लोग जो है अगस्त 2019 में 370 की समाप्ति के बाद स्थिति, तो इसमें मुख्य बातें लिखवा देता हूं। तो देखिए, आजादी के बाद आप देख रहे हैं कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों के विलय की समस्या उत्पन्न हुई। तो आप लोग पढ़ते हैं कि फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत को जो है जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। फरवरी 1948 में जो है जूनागढ़ रियासत को जो है वो जनमत संग्रह के आधार पर मिला दिया गया था, जब यहाँ के शासक पाकिस्तान भाग गए थे। अब फिर इसके बाद आप लोग पढ़ते होंगे कि हैदराबाद रियासत को जो है सैन्य कार्रवाई करके नवंबर 1948 में जो है मिलाया गया था। तो दो चीजें तो मिल गई, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो पहलू था वो जो है देखा जाए तो हम लोग के यहाँ 26 अक्टूबर 1947 को इसका विलय हुआ है। 47 में, ध्यान रखना 48 नहीं, 26 अक्टूबर 1947 को इसका विलय हुआ। जब वहां डोगरा वंश के जो शासक थे हरि सिंह, तो हरि सिंह ने जो है देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया था। इसी को हम लोग विलय पत्र कहते हैं। तो ये जो विलय पत्र था, इस विलय पत्र पर जो है वह देखा जाए तो हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था। तो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की जो तारीख है वह 26 अक्टूबर 1947, इसी दिन हम लोग का जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ है। पहला पॉइंट लिखिए, जेके का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। पूछता है ना किस दिन विलय हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को हुआ, जब डोगरा वंश के शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और वहीं ब्रैकेट लिख दीजिएगा या नीचे नोट करके लिख दीजिएगा। फरवरी 1948 में जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ, वो भी पूछता है। फरवरी 1948 में
फरवरी 1948 में जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई करके नवंबर 1948 में मिलाया गया। एक क्रम मिलाने को आता है, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई करके नवंबर 1948 में मिलाया गया। नवंबर 1948 में मिलाया गया। और समझिए, अब जानते हैं कि भारत सरकार ने जो है सैन्य सहायता दिया, और सैन्य सहायता देने के बाद जो है हम लोग की सेना इस्लामाबाद के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि जनमत संग्रह के लिए जो है वो देखा जाए तो नेहरू साहब ने जनमत संग्रह का निर्णय लिया, और इस तरह से जनमत संग्रह का जब निर्णय लिया तो हम लोग की सेना वापस आने लगी, और धीरे धीरे हम लोग की सेना वापस बहुत सारा आ गई। अब पीछे से पाकिस्तान की सेना अपना कब्जा करती रही, हम लोग को ध्यान रहा नहीं। इधर हमारे अमेरिका से अच्छे संबंध थे नहीं, तो अमेरिका से अच्छे संबंध न होने के कारण अमेरिका ने जो है वह कूटनीतिक चाल चल दिया, और अमेरिका ने जो है यूएनओ में शर्त बनवाया कि भाई ये जो लाइन है, तो आप जानते हैं कि इसको जो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दे दिया गया। और जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना इस तरह से धीरे धीरे जो है ये बढ़ती रही, और ये जम्मू कश्मीर का जो है ये वाला पोर्शन था, और ये देखा जाए तो ये एक्चुअल लाइन है। अब क्या हुआ कि हम लोग की सेना जब यहाँ पर आ गई, तो ऐसी स्थिति में जो है अब पाकिस्तान की सेना यहाँ पर थी, तो अमेरिका ने शर्त बनवाया, पहली शर्त बनवाया कि पाकिस्तान जो है वो देखा जाए तो अपनी सेना को वापस करे, मतलब अपने एरिया में, ये जो पाकिस्तान का एरिया है, इस पाकिस्तान अपने एरिया में जाए। पहली शर्त ये बनवाया उसने कि सबसे पहले पाकिस्तान वहां से जगह खाली करे जम्मू कश्मीर से, तभी तो भारत खुश होगा। अब फिर उसके बाद कहा कि जब पाकिस्तान यहां से सेना वापस कर लेगा, अपने क्षेत्र में चला जाएगा, यहां चला जाएगा, तब भारत जो है कुछ मात्रा में अपनी सेना को वापस करेगा, जिससे विश्वास बहाली हो सके। इसके बाद यूएनओ का जनमत संग्रह का दल जाएगा, ऑब्जर्वर जाएगा, देखेगा। उसके बाद जो है ऑब्जर्वर के नियंत्रण में जनमत संग्रह होगा। और उधर पाकिस्तान की अमेरिका ने सहायता कर दिया और कहा कि तुम अपनी सेना यहां से मत हटाना, क्योंकि पहली शर्त यही मैं बनवा रखा हूं, यदि तुम्हारी सेना यहां से हट गई तभी जनमत संग्रह होगा। और इस तरह से पाकिस्तान की अमेरिका ने सहायता कर दिया। हम लोग कूटनीतिक चाल को समझ नहीं पाए। एक बार, दो बार ग्राहम प्रपोजल, डिक्सन प्रपोजल, तमाम 4 बार प्रयास हुआ। अब पाकिस्तान को सहायता दे देकर वो बोलता था कि सेना मत हटाना, सेना यहीं रखो, भारत को मैं बताता हूं। और इस तरह से देखा जाए तो हम लोग अमेरिका के चक्रव्यूह में फंस गए थे, और जनमत संग्रह नहीं हो पाया, आज तक नहीं। देखिए है, अरे तो यार मैं बताऊंगा ना, आपको बताता हूं ना 2 लाइन। ये बताइए, जब आप देख रहे हैं कि शीत युद्ध चल रहा है, तो शीत युद्ध चल रहा है तो ऐसी दिशा में अफगानिस्तान में जो है सोवियत संघ की सेना आ गई, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि चीन में जो है साम्यवाद चल रहा है, तो चीन के माध्यम से साम्यवाद पाकिस्तान में फैल सकता था। चीन के माध्यम से साम्यवाद जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान में फैलता, फिर ईरान में फैलता, और ईरान अमेरिका का संबंध मधुर था, तो साम्यवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान की सहायता किया, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट मान लिया कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है। इधर देख रहे हैं कि अमेरिका ने आसियान भी बनवाया। भाई अगस्त 1967 में आसियान भी अमेरिका ने बनवाया, क्योंकि चीन के माध्यम से म्यांमार में साम्यवाद फैला, और म्यांमार के रास्ते सीधे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, सब थाईलैंड, सब साम्यवाद फैल जाता, तो इसको रोकने का प्रयास किया। फिर उधर जापान में अमेरिका की सेना है, तो फिर उधर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दक्षिण कोरिया में अपनी सेना रखा, फिर ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेना रखा, न्यूजीलैंड में अपनी सेना रखा। तो वो जो है इस तरह से पाकिस्तान की सहायता करना अमेरिका की मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान में यदि साम्यवाद फैलता तो सीधा पूरा अरब जगत में साम्यवाद फैल जाता। तो उस समय आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है पाकिस्तान, अमेरिका को दूसरे नजर से देखने लगे, क्योंकि हम लोग तो संकालु व्यक्ति हैं ना। हम लोग क्या हुआ कि हम लोग अमेरिका को सोचे
कि अमेरिका और ब्रिटेन एक ही तो गुट में है नाटो में, और ऐसी दशा में देखा जाए तो ये भी साम्राज्यवादी देश है, ये भी हम लोग का शोषण करेगा। और हम लोगों ने जो है स्वतंत्र विदेशी नीति का प्रयोग करना शुरू कर दिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन, पंचशील सिद्धांत, भारत चीन भाई भाई, कोरिया युद्ध में जो है चीन का समर्थन करना, पाकिस्तान का विरोध करना, मतलब चीन का विरोध कर, अमेरिका का विरोध करना। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग वही काम किए, एफ्रो एशियाई सम्मेलन बुलाए, भाई भाई का नारा लगवाए, इस तरह से अमेरिका हम लोग से नाराज हो गया। अमेरिका संबंध बनाना तो चाहा लेकिन नाराज हो गया ना। तो छोड़िए, वहीं पर हटाइए, वो सब कहानी अलग है। तो ये देख रहे हैं कि ये मैं बता रहा था कि अब जब ये सब घटना हुआ तो जनमत संग्रह तो हुआ नहीं। 1949 से लेकर 1958 तक खूब प्रयास हुआ और अंततः प्रयास असफल रहा। अब जानते हैं कि पटेल साहब से जो है नेहरू जी ने पूछा कि भाई अब बताइए क्या किया जाए। गांधी जी बोले थे, गांधी जी नेहरू साहब को बोले थे कि आप ऐसा करिए, आप अपना काम देखिए, ये पटेल साहब अपना काम कर लेंगे। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर 3 नहीं मिल रहा है ना, इनके जिम्मे छोड़िए, ये काम कर लेंगे। एकीकरण का काम इन्हीं को करने दीजिए, आप मत बीच में पड़िए। अब चूंकि नेहरू साहब कश्मीर के रहने वाले थे और नेहरू साहब को जो है वहां से लगाव भी था। शेख अब्दुल्ला साहब जानते हैं कि भाई उमर अब्दुल्ला के जो है दादाजी, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी, शेख अब्दुल्ला साहब जो है नेहरू साहब, दोनों लोग बहुत अच्छे मित्र थे। अब जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला साहब कह दिए कि यदि आप नहीं रहेंगे तो दिक्कत आ जाएगा, पटेल साहब तुरंत सैन्य कार्रवाई कर देंगे और हम लोग मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके कारण नेहरू साहब ने कहा कि ऐसा है कि जम्मू कश्मीर को हम देख लेंगे, बाकी सब आप देखते रहिए। अब यहीं पर वो मामला सब खराब हुआ। पटेल साहब तो कह ही रहे थे। अब जब मामला उलझ गया तब पटेल साहब से फिर पूछा गया कि क्या किया जाए। तो पटेल साहब ने कहा कि ऐसा है कि अब मामला बहुत ज्यादा जब उलझ गया है तब चुपचाप शेख अब्दुल्ला साहब को बुलाकर, जो आपके मित्र हैं, उनके साथ समझौता करिए। अब यहां पर न तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है, न तो कुछ हो सकता है, क्योंकि हम लोग अमेरिका से नहीं युद्ध कर सकते। और अमेरिका जो है पीओके का जो बेल्ट है जम्मू कश्मीर का, उसको स्वतंत्र देश बनाने के चक्कर में पड़ गया। जैसे इजराइल बनाया वैसे ही अमेरिका ने सोचा कि इसको भी मैं देश बनाऊंगा और यहां से भारत और मध्य एशिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक और फिर जो है चाइना, सबको कंट्रोल करूंगा। जैसे इजराइल में अमेरिका की सेना रहती है, इजराइल में भी अमेरिका की सेना रहती है। तो आप देख रहे हैं अमेरिका का लक्ष्य ही बदल गया है। अब हम लोगों को किसी तरह से जो है मामले को बस आगे ले जाना था। तो 1952 में दिल्ली समझौता हुआ, शेख अब्दुल्ला साहब आए और शेख अब्दुल्ला साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि विशेष परिस्थिति में विलय हुआ है, इसलिए जो है सब हमारा विशेष रहेगा। तो आप जानते हैं कि उनके जो पीए साहब थे, अयंगर साहब, गोपाल कृष्ण अयंगर साहब, उनके पीए रहे हरि सिंह के। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करिए कि हमारा संविधान सभा अलग बने, हमारा संविधान अलग बनेगा, हमारा अलग झंडा होगा, हमारा अलग राष्ट्रपति होगा, हमारा अलग प्रधानमंत्री होगा, हमारा अलग सुप्रीम कोर्ट होगा। अब उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही मांग कर दिया। फिर पटेल साहब से कहा गया कि भाई अब बताइए अब क्या होगा। ये तो कह रहे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, संविधान सभा होगा, सब होगा। पटेल साहब ने कहा कि जितना बोल रहे हैं करिए, अब आप बच नहीं सकते। कुछ भी विरोध करेंगे तो अमेरिका संपर्क किया हुआ था। अमेरिका ने कहा कि भारत किसी भी चीज के लिए मना करे तो बताइए, मैं सहायता कर दूं। अब सोचिए अमेरिका उस जमाने में सहायता करता तो कहां हम लोग युद्ध कर पाते, अलग देश बनता। तभी तो लोग अलग स्वतंत्र देश बनाने का भी मांग कुछ लोग करते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका इन लोगों को बता दिया था कि हम स्वतंत्र देश बनवा देंगे। भाई अमेरिका तो बनवा ही देता, करोड़ों डॉलर दे देता, स्विट्जरलैंड बन जाता, कोई दिक्कत थोड़ी ना है अमेरिका को। अपनी सेना रखता, जितने भी खनिज तत्व तो तमाम जो चीजें हैं सब देखते हैं, सबका दोहन करता हो। तो हम लोग 1952 में नेहरू साहब और शेख अब्दुल्ला साहब ने समझौता किया, जिसको दिल्ली समझौता कहा जाता है। लिखिए अगला पॉइंट। 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली समझौता हुआ। ध्यान रखिएगा, दिल्ली समझौता किसके मध्य? दिल्ली समझौता हुआ इस समझौते में माना गया कि
जेके का विलय भारत में विशेष परिस्थिति में हुआ है। जेके का विलय भारत में विशेष परिस्थिति में हुआ है। अतः जेके का अलग झंडा, जेके का अलग झंडा संविधान सभा, जेके का अलग झंडा संविधान सभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ब्रैकेट में सदर रियासत, सदर रियासत का मतलब राष्ट्रपति, अलग झंडा संविधान सभा, प्रधानमंत्री पीएम, राष्ट्रपति, ब्रैकेट में सदर रियासत, सुप्रीम कोर्ट आदि प्रावधानों को मान लिया गया, आदि प्रावधानों को मान लिया गया। लेकिन यह समझौता अस्थायी था, लेकिन यह समझौता अस्थायी था। मतलब यहां पर भी जो है पटेल साहब ने थोड़ा सा कूटनीति किया। उन्होंने कहा कि जितना भी कहते हैं एकदम मानिए, लेकिन पटेल साहब ने जितना कहा था उतना नेहरू साहब ने मान लिया था। पटेल साहब ने कहा था कि इसको स्थायी मत करिए। आपको ध्यान होगा 3 घंटे के भीतर यह विधेयक संसद में पारित हो गया था। 3 घंटे क्या 2.5 घंटे के भीतर अयंगर साहब ने विधेयक रखा, पारित। इतने समझिए, लोकसभा में पारित हुआ, तुरंत राज्यसभा से पारित हुआ। पटेल साहब ने कहा जल्दी करिए, उनको अब अपने पक्ष में लाइए, किसी तरह से लाइए, क्योंकि फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बार अमेरिका का हाथ से बड़ा हाथ से निकल गया मामला। इजराइल में जो हुआ है वो फिर अमेरिका दोहराने जा रहा है। आज अमेरिका हम लोग का मित्र है ना, अमेरिका किसी दुश्मन से कम नहीं रहा हम लोगों के। अमेरिका का कोई मित्र नहीं है, भारत भी मित्र नहीं है। उसका राष्ट्रीय हित जो है मित्र और दुश्मन होता है। इसलिए भारत जो है अमेरिका पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। तब देखते हैं अस्थायी समझौता हुआ। अब यहां पर अब जानते हैं कि ये प्रावधान हमारे यहां चलने लगा, सब संविधान बना। अभी बताता हूं। अब जब जानते हैं कि इंदिरा गांधी का शासन आया तो इंदिरा गांधी को थोड़ा सा चेतना आया कि ये सब ठीक नहीं चल रहा है, और इंदिरा गांधी भी रिजिड थी। और अब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो है, जब ये सब प्रावधान लागू हो गया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब 1953 की बात है, वो जो है यात्रा पर गए लाल चौक। और आप जानते हैं कि लाल चौक यात्रा पर गए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने नारा दिया, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेगा, एक देश में एक ही चलेगा। और आप जानते हैं रहस्यमय परिस्थिति में उनका मौत हो गया। आज तक पता नहीं चला कैसे मरे। तो 23 जून 1953 को जो है उनको हिरासत में ले लिया गया, वहां की पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसी के नीचे लिख दीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की यात्रा की। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ, अरे ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की यात्रा की, जिन्होंने एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया। एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इन्वर्टेड काम है, नारा दिया। पूछ सकता है किसका नारा? और 25 जून 1953 को उन्हें हिरासत में लिया गया। 25 जून 1953 को हिरासत में मृत्यु हो गई, सीधा लिख दीजिए, खत्म। 25 जून 1953 को हिरासत में मृत्यु हो गई। 1953 में उनकी मृत्यु हो गई। कहानियां तो बहुत है ना, क्या किया जाए। बताया तो कि पोल्टी ये रहा, और आप लोगों का सिलेबस बस इतना ही है।
हाँ, इतना ही सिलेबस आपका है। थोड़ा सा हम लोग जो है इतना पढ़ाते हैं क्योंकि भाई उल्टा सीधा पूछे तो आप वो भी कर लें। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पूरा पोल्ट्री राज व्यवस्था आपने पढ़ लिया, ऐसा नहीं। लेकिन इतने ही काफी है, इससे बाहर नहीं। और लोग जो है इतना ही पढ़ के समझते हैं कि हमने पोल्ट्री पढ़ लिया। ये जो छोटा सा बनाया हूं, लोग इतना ही सब पढ़ के सोचते हैं कि मैं पोल्ट्री का ज्ञाता हो गया। अब मान लीजिए हम लोग भी पोल्ट्री क्या जानते हैं, तो हम लोग भी इतना ही जानते हैं बस। हम भी रोज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि 2-4-5 घंटा में नहीं पढ़ता, रोज पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं। सैटरडे संडे में भी पढ़ता हूं, छुट्टी में भी पढ़ता हूं, खूब किताब तक खरीद के मंगवाता हूं। 10 लाख रुपए किताब होगी, पूरी लाइब्रेरी बन रखी है। तो मान लीजिए हम लोग भी लगे रहते हैं, रोज पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं कि भाई और जानना है और जानना है। अब जानते हैं कि 1975 में जो है देखा जाए तो जब इंदिरा गांधी का जब शासन आया तो 1975 में जब 1971 का युद्ध हुआ, विजय हासिल हो गया, तब इंदिरा गांधी का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इंदिरा गांधी ने सोचा कि भाई अब एकीकरण करना चाहिए, अन्यथा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश हाथ से निकल गया। वो तो 35 से तो 54 की बात है, वो मैं अलग से बता दूंगा। तो अब जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने उसी समय 35 का भी मैटर आया, वो भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि 35 का मैटर ये आया, ऐसे समझिए, थोड़ा सा बस सुनते रहिए, थोड़ा सा है बहुत ज्यादा। 35 का मैटर ये हुआ कि जब ये सब 1952 में सब समझौता हो गया, तब जानते हैं कि संविधान सभा बन गया। और अभी मैं बताऊंगा 57 में वहां पर संविधान भी लागू हो गया। अब उसके पहले ही जब संविधान सभा की बैठक चल रही है, तो उसी समय जो है फिर नई मांग आ गई। उन लोगों की मांग आई कि ऐसा है कि भारत का मूल अधिकार हमारे यहां लागू नहीं होगा, हमारे लिए आप अलग से प्रावधान करिए। अब जानते हैं ये भी दबाव 1954 की बात है। अब 1954 में जब ये सब आया, तब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है 14 मई 1954 को जो है देखा जाए तो नेहरू साहब ने अध्यादेश के माध्यम से 35 से जोड़ दिया कि चलिए भाई एक अध्यादेश ला दिया गया, सत्र चल नहीं रहा था, अध्यादेश लाकर तुरंत जो है वह एक जोड़ दिया गया क्लास, जबकि अध्यादेश से संविधान संशोधन नहीं होता है। लेकिन वही बात है, देश में जागरूकता ज्यादा था नहीं जैसे तैसे, तो अध्यादेश द्वारा इसको जोड़ दिया गया। अब जानते हैं कि अध्यादेश द्वारा जोड़कर उसमें लिख दिया गया कि जम्मू कश्मीर के जो निवासी लोग हैं वहां की सरकार उनको विशेष अधिकार देगी और अपने हिसाब से विधानमंडल इसको परिभाषित करेगा। बस इतना लिखने का देरी क्या कि तुरंत वहां पर जो है कानून बन गया कि रोजगार है, संपत्ति है, छात्रवृत्ति है, जितना भी चीज है वहां के स्थानीय निवासियों को ही दिया जाएगा। जो लोग बाहर से वहां गए उनको नहीं मिलेगा। और इस तरह से देखा जाए तो आप जानते हैं वहां सब उल्टा सीधा जितना क्लास था सब बना दिया गया कि जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं वो किसी अन्य प्रदेश के पुरुष से विवाह करेंगी तो उनका संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगा, संपत्ति सरकार ले लेगी। लेकिन वहां का जो पुरुष है वो यदि विवाह करेगा किसी महिला से, तो देखा जाए तो किसी महिला से विवाह करता है तो ऐसी दिशा में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की महिला यदि पाकिस्तान के पुरुष से विवाह करती है तो संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगा। ये सब उल्टा सीधा सब बन गया वहां कानून। अब जानते हैं कि जब धीरे धीरे लोगों को जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा लोग आना जाना शुरू हुए, भाई जम्मू कश्मीर से लोग बहुत सारे लोग दिल्ली में आ गया, और दिल्ली में आ गया तो आप जानते हैं कि भाई स्वाभाविक सी बात है, लोग जो एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं तो विवाह शादी अपना होता ही है। तो विवाह शादी जब होने लगा तब ये सब तकनीकी मैटर जो आ गया। तकनीकी जब मैटर आ गया तो ऐसी दिशा में जो है आप जानते हैं कि हम लोग के यहाँ जो एनजीओ है वी द सिटीजन, तो वी द सिटीजन जो एनजीओ है उसने जो है 2014 में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया, पीआईएल का याचिका दायर किया और कहा कि ये 35 से हटा देना चाहिए, क्योंकि अध्यादेश के माध्यम से कोई भी चीज संविधान में जोड़ा ही नहीं जा सकता है। यह अनुच्छेद 362 के प्रावधान का जो है उल्लंघन है। और इस तरह से देखा जाए तो जब वी द सिटीजन एनजीओ ने मामला दायर किया तो उसी समय आप जानते हैं कि महिलाओं का जो समूह है उन लोगों ने भी जाकर मामला दायर कर दिया 2017 में कि भाई ऐसा है कि हम लोग का तो अधिकार का संरक्षण नहीं हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं हैं वो दूसरे राज्य के पुरुष से विवाह करेंगी तो उनका संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगा, तो बताइए हमारी संपत्ति का क्या होगा। अब ये सब मैटर उलझना शुरू हो गया और इस तरह से केंद्र सरकार भी इस पर बहस करना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है
वह अंतरिम रूप से कह दिया कि भाई 35A का जो अनुच्छेद है वो बहुत ज्यादा तर्कसंगत है नहीं, सरकार को विचार करना चाहिए, और सरकार को बल मिला और अंत 2019 में 370 खत्म। तो आप जानते हैं कि जो मैं बता रहा था कि हाँ, इंदिरा गांधी का मैटर, कि इंदिरा गांधी 1975 में जो है, आप जानते हैं कि जब ये सब हम लोग के यहाँ लागू हुआ, 35A जब लागू हो गया, वहाँ का संपत्ति है चाहे तमाम जो चीजें हैं, सबसे बड़ी बात हुआ कि पाकिस्तान के जो शरणार्थी लोग आए थे उन लोगों को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी गई। भारत की नागरिकता तो उनको मिल गई, लेकिन जम्मू कश्मीर की नागरिकता उनको नहीं मिली। अब वहां पर बेचारे लोग शरणार्थी के रूप में रहना शुरू हो गए, न तो रोजगार कर सकते थे, न सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिलता था। इसी को तो दोहरी नागरिकता का नाम दिया गया, और इस तरह से मामला बहुत ज्यादा उलझ गया। अब जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा भी, जब इंदिरा गांधी का शासन आया तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो पाकिस्तान के जो शरणार्थी लोग हैं उनको जो है नागरिकता देना चाहिए, उनको ये सब सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला साहब मानते ही नहीं थे। अंततः इंदिरा गांधी ने राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया, बोला ये नहीं चलेगा देश में। और इस तरह से देखा जाए तो शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में डाल दिया गया। देशद्रोह राजद्रोह का जो मुकदमा है, जानते हैं कि उसमें तो जमानत हो नहीं सकती, तो ऐसे साहब में उनको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाल दिया गया तो जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला साहब शुरू में तो बहुत अड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे जब इंदिरा गांधी जो है बार बार चुनाव जीतती रही, आगे बढ़ता रहा मामला, और 1971 में बांग्लादेश की आजादी हुआ तो इंदिरा गांधी को फिर बहुमत मिला, और इस तरह से शेख अब्दुल्ला साहब टूट गए। शेख अब्दुल्ला साहब को लगा कि इंदिरा गांधी तो न तो मरेंगी न तो प्रधानमंत्री पद से हटेंगी, हम तो लगता है कि इन्हीं के चक्कर में चले जाएंगे। अब उसके बाद 1971 के बाद जो है शेख अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने लगे। उन्होंने जो है कहा कि भाई ऐसा है कि हम एक बार समझौता करना चाहते हैं, लेकिन जो गलती हमसे हुआ था वो गलती दोबारा हम नहीं करेंगे। हम आपके साथ जो भी समझौता करेंगे बाकायदे संविधान में सब लिखा जाएगा, उसको स्थायी माना जाएगा, और उसमें कोई भी परिवर्तन होगा तो ऐसे हिसाब में जम्मू कश्मीर जो है संविधान सभा या विधानसभा जो चल रही है उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर ही कोई परिवर्तन होगा। हम समझौता तो करेंगे, लेकिन आप समझौते में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये स्थायी माना जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा चलिए आइए, और इस तरह से जेल से उनको रिहा किया गया। अब फिर जो है इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा है कि रक्षा, संचार, विदेश, ये जितना भी चीज है सब केंद्र सरकार के पास रहेगा, और जैसे अन्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, हाई कोर्ट होता है, उसी तरह से आपका रहेगा। अलग प्रधानमंत्री, अलग राष्ट्रपति और अलग जो है ये सब व्यवस्था नहीं चलेगा। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, लेकिन हम लोगों को विशेष अधिकार। इंदिरा गांधी ने कहा चलिए भाई विशेष अधिकार जो बोलिए लिख देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। उसी में ये सब जो समझौता हुआ उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग बदल दिए। ये तो बहुत अच्छा काम हुआ कि हम लोग बहुत सारी चीजों को बदल दिए। प्रधानमंत्री, पहले वहां प्रधानमंत्री होता था, पहले वहां राष्ट्रपति होता था, सोचिए सदर रियासत, अलग झंडा उसका था। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि भारत का भी झंडा लगेगा और आपका भी झंडा लगेगा। वहां ऑफिस में 2-2 झंडे ऐसे लगे रहते थे, भारत का भी झंडा और वहां का भी झंडा। तो तभी तो उसी झंडे को तो देखिएगा इंटरनेट पर आप लोग, उन्हीं झंडों को तो सब हटाया गया, केवल भारत का झंडा रहेगा, हटाइए डबल झंडा। तो ये जो है, तो ये इस तरह से देखा जाए तो हम लोग के यहाँ जो प्रावधान किया गया वो अस्थायी प्रावधान हुआ, मतलब स्थायी प्रावधान कर लिया गया, और यहां से थोड़ा सा भारत सरकार को जो है अधिकार मिल गया। लिखिए, थोड़ा सा लिखवा दें, कहानियां तो बहुत हैं। 1975 में इंदिरा गांधी तथा शेख अब्दुल्ला के बीच 1975 में इंदिरा गांधी तथा शेख अब्दुल्ला के बीच पुनः समझौता हुआ। इंदिरा गांधी तथा शेख अब्दुल्ला के बीच पुनः समझौता हुआ और 370 को स्थायी कर दिया गया, और 370 को स्थायी कर दिया गया, 370 को स्थायी कर दिया गया। रक्षा, संचार, विदेश, रक्षा, संचार, विदेश केंद्र सरकार के पास आ गया,
रक्षा, संचार, विदेश केंद्र सरकार के पास आ गया और अन्य प्रावधानों में परिवर्तन कर दिया गया। अन्य प्रावधानों में परिवर्तन कर दिया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, जैसे सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, सदर रियासत आदि पहलुओं को समाप्त कर दिया गया। सदर रियासत आदि पहलुओं को समाप्त कर दिया गया। आदि पहलुओं को समाप्त कर दिया गया और अनेक विशेष अधिकार दिए गए। और अनेक विशेष अधिकार दिए गए। अनेक विशेष अधिकार दिए गए। अब जैसा समझिए, एक काम ये अच्छा हो गया कि शुरुआती दौर में जो हम लोग सब कहना मान लिए थे, अरे भाई मान लीजिए, देखिए कोई समझौता होता है, जैसे मान लीजिए किसी के तलाक का केस आता है, कुछ आता है, हम लोग जैसे रहते थे तो वहीं पर लोक अदालत, परिवार न्यायालय सब चलता रहता है, पुराने अधिकारी समझौता कराते रहते हैं। तो दोपहर में मान लीजिए लंच वंच होता था तो घूमते टहलते हम लोग भी चले जाते थे। तो एक बार ऐसे मामला चल रहा था, कुछ हो रहा था, तो वो महिला एकदम अड़ी हुई थी। तो वो जो व्यक्ति था उसको बुलाकर जो है, दोपहर में हम लोग भी खाली रहते थे, तो अपना सीनियर लोग रहते थे, सर लोग, तो बोलते थे यार समझाओ तुम लोग। तो हम उस आदमी को बुलाए, हम ये बताओ वो महिला तलाक लेने पड़ी हुई है, अब तुम जो है कह रहे हो कि नहीं हम तलाक नहीं देंगे। तो देखो पहला चीज, वो महिला जितना बात कहती है तुम सब बात पहले मानो, पहले मानो सब बात। बोला महिला करिए कि हमारे नाम से मकान। बोले अरे यार महिला के नाम से मकान कर दो, कौन सी दिक्कत है। तो मान लीजिए वो महिला कह रही थी कि हमारे नाम से मकान होना चाहिए, ठीक। तो हम बोले कि यार वो महिला मकान कर रही है तो तुम ऐसा कर दो कि महिला के नाम से मकान कर दो, अपना भी नाम लिखा लो, वैसे भी तुमको आधा देना पड़ेगा तलाक में। तो उसको मैंने, मतलब हम थे और एक और भी हमारे मित्र थे, तो उसको हम लोग बैठ के 10-15 मिनट 20 मिनट समझाए। उसके बाद उसको कुछ समझ में आया, फिर फोन नंबर हम दिए, हम कि तुम घर पे जाके सोचना, घबराना मत। फिर वो सोच के हमको फोन किया 2 दिन के बाद, बोला सर आप जितना बात बोले मैं कर लूँ। हम कर लो, बताओ। तो बोला ठीक है, महिला मान गई। तो मान गए, हम अब ऐसा करो कि मकान कर दो और बोल दो कि ऐसा है कि चूंकि लोन चल रहा है तो तुम तो नौकरी कर नहीं रही हो, नौकरी हम कर रहे हैं, तो लोन कैसे कटेगा, तो ये इसके कारण जो है तुम अपना नाम उसमें डलवा लो आधा, क्योंकि महिला विरोध नहीं कर पाएगी, तुम किसी को बुलवा देना, हो गया। अब देखिए धीरे धीरे मामला जो है वह, मतलब कि वो तलाक का जो फाइल था एकदम लास्ट स्टेज में चल रहा तो खत्म हो गया। तो हम कहते हैं कि यहां पर भी यही चीज है कि अब मान लीजिए हम लोग बहुत ज्यादा अड़ जाते तो जम्मू कश्मीर एकदम अलग हो जाता मामला। तो यहां पर हुआ क्या कि अब ये सब जब मामला हुआ तो संविधान सभा बन गया, और संविधान सभा बनने के बाद आप जानते हैं कि वहां पर वंशानुगत राजा की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। हरि सिंह के राजा, हरि सिंह के पुत्र कर्ण सिंह, अरे जो बीएचयू में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, अरे वाइस चांसलर भी रहे हैं, तो देखा जाए तो फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो आप जानते हैं कि कर्ण सिंह को कोई लगाव उगाव नहीं है। ये सोचिए कश्मीर में लगभग जो है 100-200 किलोमीटर जो जमीन, एकड़ छोड़िए, 100-200 किलोमीटर की जमीन उन्हीं के नाम से है, आज भी उन्हीं के नाम से लोग अपना कर रहे हैं, वो जाते भी नहीं है। अब बोले हम सरकार को सब दे देंगे, लिख पढ़ के दे दिया उन्होंने सरकार को, हमारी सब जमीन ले लीजिए, और सरकार ने उनके लिए अपना आवास उपलब्ध करा दिया, उनका जो राजमहल है वो अपना कश्मीर में है ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो राजतंत्री परंपरा समाप्त, और वहां बाकायदे चुनाव हुआ, और उस चुनाव में कर्ण सिंह जो है निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे पहली बार। तब जानते हैं कि जब कर्ण सिंह निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए तो 35A वाली जो मांग थी सरकार ने मान लिया था, और इस तरह से सरकार ने कहा कि भाई आप एक लाइन संविधान में ये बात लिखवाइए, अनुच्छेद 1 में ही लिखवाइए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा और इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि कर्ण सिंह साहब ने प्रस्ताव रखा
कि संविधान में लिखिए, पहला लाइन यही लिखाएगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर अनुच्छेद 111 में भी यही बात लिखा गया कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग है और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन जो है आपसी सहमति से ही हो सकता है। ये 2 लाइन उसमें लिखा गया। यही तो भारत सरकार कहती रहती है कि भाई जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, संविधान में भी लिखा है, कौन सा हमने नया काम कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो वहां पर संविधान सब बनाकर 1957 में संविधान को लागू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का संविधान जो है 26 नवंबर 1957 को जो है आप जानते हैं कि लागू हुआ। अगला पॉइंट लिखिए। 1951 में संविधान सभा बनाई गई। 1951 में संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा बनाई गई और वंशानुगत प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। वंशानुगत प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। वंशानुगत प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। और डॉक्टर कर्ण सिंह पहले राज्य प्रमुख निर्वाचित हुए। पहले राज्य प्रमुख निर्वाचित हुए और 1954 में संविधान सभा ने, जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने जेके को 1954 में 1954 में संविधान सभा ने जेके को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया। जेके को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया। और अंततः 26 नवंबर 1957 को जेके का संविधान लागू हुआ। जेके का संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब समझिए, ये मैं तुलनात्मक पढ़ाऊंगा, पुराना नया, तो उससे क्या होगा, पुराना भी ध्यान हो जाएगा, नया भी ध्यान हो जाएगा आपको। तो कभी पुराना पूछेगा तो पुराना भी ठीक लगेगा, नया भी। अब 2 लाइन इसमें और बताता हूं। अब जानते हैं कि हम लोग क्या अनुच्छेद 370(3) में एक बात ये लिखा था, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 370(3) में एक बात ये लिखा गया था कि राष्ट्रपति सार्वजनिक घोषणा के द्वारा 370 को समाप्त कर सकता है। शर्त यह है कि जेके संविधान सभा ऐसा करने को कहे, ये बात लिखा गया था। अब जानते हैं राष्ट्रपति को अधिकार तो दिया गया कि 370 को समाप्त कर देगा सार्वजनिक घोषणा के द्वारा, लेकिन किसके कहने पर, तो जेके संविधान सभा के कहने पर। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान सभा नहीं है तो संविधान सभा की जगह पर क्या है, विधानसभा। तब जब विधानसभा है तो विधानसभा जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा तब आप ऐसा कर पाएंगे। अब जानते हैं कि जब जब बीजेपी का सरकार आया, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तभी का ये मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला नहीं आप ऐसा कर ही नहीं सकते, उस समय नहीं हो पाया। अब जब सरकार आई मोदी साहब की, तो बस ये सब जो है आप जानते हैं कि सब सोच समझ के पीडीपी की सरकार बनवाई गई। बीजेपी ने समर्थन दिया, फिर समर्थन वापस लिया, याद है। उसके बाद 356 लगाया और 356 लगाने के बाद जब 356 लगा दिया गया तो सब अधिकार किसके पास आ जाएगा, संसद के पास। पढ़ाया था कि राज्य विधान मंडल का अधिकार आ गया संसद के पास। अब जानते हैं कि अब वहां 356 जैसे चलेगा तो एक बार में 6 महीने और फिर दोबारा 6 महीने और 1 वर्ष के बाद शर्त पूरा करने पड़ेगा कि 352 लागू हो या चुनाव आयोग कहे कि चुनाव कराने संभव नहीं है।
अब 1 साल का समय होने जा रहा था, याद होगा आपको। तो अब 1 साल का जब समय होने जा रहा था तो सरकार ने सोचा कि हमको 1 साल से पहले काम करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग कैसे कहेगा कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, और 352 कैसे लगाया जाएगा? जब तक कुछ युद्ध न हो, कुछ हो न, तब कैसे 352 लगा देंगे? 352 लगेगा नहीं। अब निर्वाचन आयोग जो है वो कहेगा नहीं कि हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, मामला फंस जाएगा। सरकार ने सोचा कि सबसे अच्छा है कि सब अधिकार तो अपने ही पास है। अरे भाई, संसद के पास ही तो अधिकार विधानमंडल का भी है। तुरंत राष्ट्रपति ने जो है उद्घोषणा जारी किया कि 370 समाप्त किया जाए, और राष्ट्रपति ने लिखा कि यह उद्घोषणा जो है वो देखा जाए तो विधायिका के पारित होने से ही लागू होगा। और तुरंत अमित शाह साहब ने जो है प्रस्ताव रखा कि संसद जो है 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करती है। राज्यसभा में रखा गया था, आपको ध्यान होगा, राज्यसभा ने पारित किया, फिर लोकसभा ने पारित किया। जब पारित कर दिया तो एक कह दिया गया कि भाई जम्मू कश्मीर में 356 लगा हुआ है, और ऐसी दिशा में देखा जाए तो अधिकार संसद के पास है। और जब संसद के पास अधिकार है तो संसद ने जो है जम्मू कश्मीर विधानमंडल के बिहाफ पर प्रस्ताव पारित कर दिया कि 370 समाप्त कर दिया जाए। और इस तरह से देखा जाए तो 370 समाप्त हो गया। जब 370 समाप्त हो गया तो 35 भी समाप्त हो गया, और इस तरह से सब प्रावधान खत्म। तो ये तकनीकी मैटर था। अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर का यदि विधानमंडल चलता रहता तो हम लोग कैसे कर पाते? तभी तो जानबूझकर ये सब किया गया ऐसे कि देखिए, कोई भी चीज होता है सोच समझ के करना पड़ता है ना उसका मैटर। आपको ध्यान होगा कि वहां पर सेना बढ़ाया गया, पहले तमाम देखे होंगे 50,000 सैनिक वहां भेज दिया गया। लोग समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। अगला पॉइंट लिखिए। 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक द्वारा 370 तथा 35 से 370 तथा 35 से के प्रावधान को समाप्त किया गया। ब्रैकेट में 2/3 बहुमत से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह सकता है ना कि 2/3 बहुमत नहीं था, तो 2/3 बहुमत भी हो गया 2/3 बहुमत से। अरे भाई 2/3 बहुमत कैसे? तो आपको ध्यान होगा, आप लोग उसमें पढ़े होंगे कि 61/125, 61 ही तो विपक्ष में पड़ा था, 125 पक्ष में पड़ा था राज्यसभा में, और फिर जो है उसमें जो है लोकसभा में 367 पड़ा था और 67 विपक्ष में पड़ा था, तो 2/3 बहुमत से पारित हो गया। और इसे 31 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया गया। 7 तारीख को तो राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया, याद होगा। तो 31 अक्टूबर 2019 से इसे लागू कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 से इसे लागू कर दिया गया। भाई वहां से पारित हुआ, राष्ट्रपति तो वहीं पर थे, तुरंत सिग्नेचर कर दिया उन्होंने, हो गया। और इस तरह से देखा जाए तो समाप्त हो गया। अब जरा से यहां पर समझिए, अब यहां पर ये जो प्रावधान है, अब यहां प्रावधान जरा हेडिंग बनाइए। अब प्रावधान में मैं क्या करूंगा कि पुराना वाला नया वाला दोनों जोड़ जोड़ के समझाऊंगा, जिससे वो तुलनात्मक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो पहला प्रावधान जो है देखा जाए तो आप देखते हैं कि ये जो पहले की स्थिति है, पहले की स्थिति में जम्मू कश्मीर जो विधानसभा था, तो ये जम्मू कश्मीर जो विधानसभा था इसमें जो है आप देखते हैं कि जैसे 83 स्थान जो है जम्मू कश्मीर से निर्वाचित होते थे लोग, निर्वाचित। फिर इसमें 24 स्थान पीओके के लिए छोड़ा गया था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। 4 सीटें लद्दाख के लिए थी, लद्दाख के लिए थी, और 2 पर जो है महिला मनोनीत, महिलाओं का मनोनयन। अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एकमात्र अभी भी ऐसा विधानसभा है जहां दो महिलाओं को मनोनीत करने का प्रावधान अभी भी है, पहले भी था और कहीं पर नहीं। और ये पहले जम्मू कश्मीर में जो है वो देखा जाए तो द्विसदनी विधानमंडल था, द्विसदनी विधानमंडल था, द्विसदनी विधानमंडल था, मतलब विधानसभा था और विधान परिषद था।
विधानसभा था और विधान परिषद था। ये जोड़ने पर आएगा 113। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि पहले जो है विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, राज्यपाल का 5 वर्ष था, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष था। और चुनाव जो है केंद्रीय चुनाव आयोग कराता था, केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव कराता था। जानते ना, विभिन्न प्रदेशों से लोग चुनाव कराने के लिए जाते थे, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से सब कर्मचारी जाते थे लोग वहां चुनाव कराने के लिए, लोगों की ड्यूटी लगती थी। खूब मास्टर साहब लोग खूब जाते थे, अरे उसी बहाने काश्मीर घूम के आते थे, सरकार का खर्च, लोग चुनाव कराने के लिए जाते थे, केंद्रीय चुनाव आयोग भेजता था। अब जैसा समझिए वर्तमान स्थिति, अब यहीं पर समझाता हूं। वर्तमान जो स्थिति है इसमें आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जगह पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाया था ना। तो यहां पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और दूसरा जो है लद्दाख बन गया। अब यहां जो जम्मू कश्मीर बना है तो यहां पर जानते हैं कि वर्तमान में विधान परिषद जो है समाप्त कर दी गई। वर्तमान में विधान परिषद समाप्त, क्योंकि जब केंद्र शासित प्रदेश होगा तो विधान परिषद कैसे रहेगा। और इस समय जो है जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा सहित यूटी है, और ये विधानसभा रहित यूटी है, विधानसभा रहित यूटी है। और यहां पर जो है ये जो विधानसभा की सीट यहां पर बनाई गई है 109 बनाई गई है। अभी चुनाव तो कुछ हुआ नहीं, 109 बनाई गई है। इसमें जो है 83 पर निर्वाचन होगा, 83 पर निर्वाचन होगा, 83 पर निर्वाचन होगा। और 83 में जो है 46 सीट कश्मीर के लिए है और 37 सीट जो है जम्मू के लिए है, जम्मू के लिए अभी जो है। और इसमें जो है 83 में जो है 6 सीट आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है, और 24 जो है पीओके के लिए फिर छोड़ा गया है, 24 पीओके के लिए छोड़ा गया है। हाँ, इसी में इंक्लूड है 83 में। और 2 सीट महिला के लिए फिर कह दिया गया है, 2 सीट महिला मनोनयन, आरक्षण नहीं है, ध्यान रखिएगा, मनोनयन। 426 639, ठीक है। अब जैसा समझिएगा, लोकसभा का 5-1। पहले जो है जम्मू कश्मीर में लोकसभा का जो सीट था 6 था, और वर्तमान में अब जो लोकसभा का सीट जो है यहाँ के लिए 5 हो गया है, और लद्दाख के लिए लोकसभा का सीट 1 हो गया, मतलब 6 सीट ही बना हुआ है। बना लिए, नीचे नोट करके क्या लिखिए, बना लिए तो फोटो खींच लीजिए, क्योंकि इधर उधर घर पे बैठ के समझ लेंगे, क्योंकि गाइड वाइड पढ़ेंगे तो इतना क्लियर नहीं मिलेगा। ओरिजिनल विधेयक से मैं नोट किया हूं ना उसको, एकदम वो क्लियरिटी है, क्योंकि उल्टा इधर लगाएंगे फिर गाइड थोड़ी चैलेंज होगा। सीट मिलाया जाएगा फिर कैसे होगा, सीट रहेगा तभी ना। सीट नहीं रखेंगे तो लोग यही तो कहेंगे कि भाई आपने तो सीट रखा ही नहीं, आपका तो है ही नहीं है।
5 एक का मतलब जो जम्मू कश्मीर है, यहां पर 5 लोकसभा का सीट रहेगा, 1 सीट लद्दाख के लिए। अब पहले जम्मू कश्मीर पूरा मिलाकर 6 था, जिसमें लद्दाख से भी एक ही आता था। अरे नहीं, लद्दाख के सांसद बोल रहे थे उस दिन जबरदस्त तरीके से, याद होगा, वही लद्दाख के सांसद हैं। हाँ, हमारे 30-35 साल ही उम्र होगा, जबरदस्त भाषण उन्होंने दिया। नाम नहीं याद है हमको, वृद्धावस्था में नाम कितना याद करूं। तो ये जो है, अब इसी के नीचे जस्ट नोट करके लिखिए, 6 सीट एससी के लिए आरक्षित है, आरक्षित, नोट करके लिखिए नीचे। जम्मू कश्मीर में 12 जिलों को रखा गया है, जम्मू कश्मीर में 12 जिलों को रखा गया है, 12 जिलों को रखा गया है, जबकि लद्दाख में कारगिल तथा लेह को रखा गया है, लद्दाख में कारगिल तथा लेह को रखा गया है, कारगिल तथा लेह को रखा गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी, वहां पर नहीं, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। यहां पर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, अब यहां पर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, लोकसभा ये विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष, उधर 6 वर्ष था ना। और यहां उप राज्यपाल अब होगा, यहां पर राज्यपाल नहीं, राज्यपाल की जगह उप राज्यपाल। ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं कि जहां पर यूटी होगा वहां उप राज्यपाल हो जाएगा, उप राज्यपाल हो जाएगा ना वहां पर। हाँ, और क्या, उपराज्यपाल, वही जो आईएएस अधिकारी तो हैं इस समय, जो पुराने लोग हैं। ठीक है, प्रावधान 1 हो गया, प्रावधान 2 चलिए बना लिए ना। नंबर 2, दूसरा बात समझिए, अब कंपैरेटिव पढ़ाता हूं जिससे याद हो जाएगा। देखिए, पहले जो केंद्र राज्य संबंध था, केंद्र राज्य संबंध जो था, वो पहले की जो व्यवस्था थी, तो पहले की व्यवस्था में जो है, ऐसे समझिए, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। तो यहां पर केंद्र सूची पर जो है केंद्र सरकार को अधिकार था, मतलब कि संसद को अधिकार, बस ऐसे बनाइए जल्दी जल्दी। सूची के नीचे लिख दीजिए संसद को अधिकार, यहां तक तो क्लियर। और यहां राज्य सूची के नीचे लिख दीजिए, यह जेके के पास था, जम्मू कश्मीर जेके के पास था, जेके के पास था। और केंद्र सरकार सामान्यतः इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी, केंद्र सरकार सामान्यतः इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी, केंद्र सरकार सामान्यतः इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी। राज्य सूची के नीचे केंद्र सरकार सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी। देखिए, सामान्यतः क्यों लिखवा रहा हूं भाई, आपातकाल लगा हो तब संसद कानून बना पाता था। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता होने पर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा को प्रस्ताव पारित करना पड़ता था, तब वहां पर लागू होता था। हमारा अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता वहां लागू थोड़े नहीं, बहुत सारा अब लागू सब हुआ है। या इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो हम लोग क्या 252 का प्रावधान, 253 का अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता, ऐसा कुछ नहीं लागू हो पाता था, ये सब समस्या था वहां। आज समवर्ती सूची में आप जानते हैं कि कुछ विषयों पर ही केंद्र सरकार कानून बना सकता था, अधिकांश विषय उसी के पास थे। लिख दीजिए, समवर्ती सूची में कुछ विषयों पर ही केंद्र सरकार कानून बना सकता था, कुछ विषयों पर ही केंद्र सरकार कानून बना सकता था, अधिकांश विषय जेके के पास था, अधिकांश विषय जेके के पास था, जैसे शिक्षा, भूमि अधिग्रहण आदि।
जैसे शिक्षा, भूमि अधिग्रहण आदि, वहां अलग ही सिलेबस सब चलता था, तभी तो दिक्कत आता था। कुछ केंद्र का विद्यालय था जो चलिए सेंटर जैसे ये सब था वहां पर, लेकिन बाकी सब तो उसका अपना था। उर्दू वहां पर, उर्दू राजभाषा थी, सोचिए उर्दू वहां की राजभाषा थी, अंग्रेजी उसकी सहायक भाषा थी, हिंदी हिंदी का कोई मतलब नहीं वहां पर। अब अवशिष्ट शक्ति में लिख दीजिए, जेके सरकार के पास था, जेके सरकार के पास था। और वर्तमान में लिख दीजिए एक लाइन, वर्तमान में अन्य राज्य आब्लिक यूटी की तरह अधिकार प्राप्त है, अन्य राज्य आब्लिक यूटी की तरह अधिकार प्राप्त है, अर्थात पुराने प्रावधान समाप्त हो गए, पुराने प्रावधान समाप्त हो गए। जैसे पृथक ध्वज, राजभाषा, उर्दू थी ना वहां राजभाषा, पृथक ध्वज, उर्दू राजभाषा, रणबीर दंड संहिता, रणबीर दंड संहिता, हाँ रणबीर दंड संहिता समाप्त हो गया। और सामान्य प्रावधान लागू हो गया। वहां पर रणबीर दंड संहिता उसको कहा जाता था, भारतीय दंड संहिता की जगह रणबीर दंड संहिता वहां चलता था, हम लोग का सब कानून लागू नहीं होता था वहां। और आप जानते हैं कि वहां पर, सुनते भी रहिए, वहां पर पहले एंग्लो इंडियन और जो है एससी का आरक्षण कुछ नहीं था, अब आरक्षण लागू हुआ था। ये पहले आरक्षण नहीं था, इसमें यहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, आरक्षण नहीं था, अब लागू हुआ है आरक्षण। एंग्लो इंडियन का भी नहीं था, वहां पर एंग्लो इंडियन भी पहले नहीं था, अब तो खैर समाप्ति हो गया, लेकिन पहले वहां पर एंग्लो इंडियन भी नहीं था, आरक्षण भी नहीं था। और जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ था, तो जैसे मैं आप लोगों को समझाया था कि 1956 से पहले राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, याद आया, ए बी सी डी। तो जम्मू कश्मीर को किस में रखा गया था, बी में, कहीं साइड में लिख दीजिएगा, पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर को बी श्रेणी में रखा गया था 1956 से पहले, जम्मू कश्मीर को बी श्रेणी में रखा गया था, बी श्रेणी में रखा गया था। और एक पॉइंट जैसा नोट करके लिखिएगा, तो इसमें केंद्र संबंध वाले में तो इसमें जो है नोट करके लिख दीजिए कि सदर ए रियासत का नाम, सदर ए रियासत का नाम छठा संशोधन 1965 द्वारा जम्मू कश्मीर के संविधान में, ध्यान रखिएगा, इन्हें की जगह घर पे भारत में खोज रहे हैं, सदर ए रियासत का नाम छठा संशोधन 1965 द्वारा बदलकर राज्यपाल कर दिया गया, बदलकर राज्यपाल कर दिया गया, जिसे 1967 से लागू किया गया है, जिसे 1967 से लागू किया गया, 1967 से लागू किया गया। जिसे 1967 से लागू किया गया। ठीक है, अब तीसरा चलिए। हाँ, अरे भाई ये कुछ फायदा ज्यादा होगा, आप देखिएगा, देखते रहे मेट्रो तो बन रहा है वहां पर,
तब जबरदस्त सब अपना बन रहा है वहां पर। 5 साल बाद जाएंगे तो जब कश्मीर, वो कश्मीर नजर नहीं आएगा। लोग अपना जाकर मकान बनवा रहे हैं। तीसरा बात समझिए, आपातकाल। आपातकाल ये पीटी का क्लास है ना, इसलिए विवेचन को रोकता रहता हूं ना बीच में। आपातकाल, आपातकाल में जो है पहले तो पहले का प्रावधान जो है 352, 360, मतलब कि 356 और 360, और ये वर्तमान ऐसे बनाइए। और 352 के नीचे लिखिए, केंद्र सरकार सीधे लागू नहीं कर सकती थी, केंद्र सरकार सीधे लागू नहीं कर सकती थी, बल्कि जेके की सहमति से लागू होता था, बल्कि जेके की सहमति से लागू होता था। सीधे लागू नहीं कर सकती थी, जेके की सहमति से लागू होता था। उसी में तो सरकार फंस गई थी। क्यों, कहां परमिशन देगा 352 लागू करने का। और 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर इसे लागू किया जा सकता था, इसे लागू किया जा सकता था। लेकिन प्रारंभ के 6 माह के शासन को, प्रारंभ के 6 माह के शासन को राज्यपाल शासन कहा जाता था। प्रारंभ के 6 माह के शासन को राज्यपाल शासन कहा जाता था। इसके बाद राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता था, इसके बाद राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता था। नहीं प्रश्न पूछता था कि किस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल शासन कहा जाता था। जम्मू कश्मीर, उसको शुरू में राज्यपाल शासन, इसको वहां पर जो धारा थी, संविधान था, उसमें धारा 92 में इसका उल्लेख किया गया था, वहां जम्मू कश्मीर के संविधान में। और 360 के नीचे लिख दीजिए, यह लागू नहीं होता था, यह लागू नहीं होता था, यह लागू नहीं होता था। अब फिर लिख दीजिए, वर्तमान में लिखिए एक लाइन केवल, सामान्य प्रावधान लागू होता है, सब खत्म। सामान्य प्रावधान लागू होता है, सामान्य प्रावधान लागू होता है, मतलब जो आप पढ़े थे अब बस चुपचाप वही लागू होगा, पुराना सब मामला खत्म वहां का। एफआर, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, अब इसकी क्या स्थिति थी पहले, और अभी बता रहा था 35 वाला, तो उसी के कारण वहां पर मूल अधिकार जो है विशेष बन गया। नौकरी, संपत्ति, निवास का अधिकार सब वहां के स्थायी निवासियों को दिया गया था। कोई व्यक्ति जाकर वहां न तो जमीन खरीद सकता था, न मकान बना सकता था, न तो जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरी कर सकता था। वहां न तो बसने का अधिकार, न तो भूमि खरीदने का अधिकार। देखते तो थे, मान लीजिए आप वैष्णो देवी जाते थे तो देखिए राजस्थान के लोग, मान लीजिए सब करिए मध्य प्रदेश के तमाम लोग जो है वहां पर मंदिर जो जाते हैं, वो जो जितनी दुकानें हैं अधिकांश इधर ही के लोगों की दुकानें हैं। दुकान वाले बेचारे हमेशा रोते थे। चंडीगढ़ में सब बढ़िया मकान वो लोग बना रखे हैं, क्योंकि वहां मकान बना ही नहीं सकते थे, पैसा था, कुछ खरीद नहीं सकते थे। यहां पर लिखिए मूल अधिकार में, नौकरी, संपत्ति तथा निवास का विशेष अधिकार, नौकरी, संपत्ति तथा निवास का विशेष अधिकार राज्य के स्थायी निवासियों को दिया गया।
नौकरी, संपत्ति, निवास का विशेष अधिकार राज्य के स्थायी निवासियों को दिया गया था। राज्य के स्थायी निवासियों को दिया गया था। डीपीएससी में लिखिए लागू नहीं होता था। अब फंडामेंटल ड्यूटी में लागू नहीं होता था, मतलब डीपीएससी भी लागू नहीं हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी भी लागू नहीं हुआ। और वर्तमान में एक लाइन लिख दीजिए, सामान्य प्रावधान लागू है, मतलब जाके अब जमीन खरीदिए, मकान बनाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन पहले कुछ बन तो जाइए, निकल के घूमने के लिए। हाँ, वहीं सेब की खेती भी करेंगे, बैठ के अपना खाते भी रहेंगे। मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम आईएएस अधिकारी बन के वहां जाएंगे, सोचेंगे तो सेब की भी खेती के बारे में सोचेंगे। मतलब वहां आईएएस अधिकारी बन के जाएंगे तो उसको सेब अब नहीं मिल जाएगा खाने उन्ने को। अब जैसा नागरिकता, मतलब ये नहीं कहेंगे कि आईएएस अधिकारी बनकर जो है वहीं पर जाऊंगा, नौकरी करूंगा, जाके सेब का बगान ही खोलेंगे वहां। नागरिकता भाई आप लोग रहेंगे तभी तो हम भी वृद्धावस्था में घूमने के लिए आएंगे 60-70 साल में। पहले और वर्तमान की स्थिति। अरे भाई हम भी 60 साल पढ़ाने के बाद थक जाएंगे तो घूमेंगे ना, हम भी गांव रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, उसके बाद थोड़ा पढ़ाऊंगा। जब तक खड़े होकर पढ़ा पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, तभी। ये नहीं कि आते ही गिर गया यहीं पर। मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार? अरे 2-4-5 साल 7 साल जब तक चल जाए, जब तक पढ़ाऊंगा मन लगा के, पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। पहले का मतलब यह है कि यहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, लिख दीजिए। दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, एक भारत की नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, एक भारत की नागरिकता और दूसरा जेके की नागरिकता, जेके राज्य की नागरिकता, और दूसरा जेके राज्य की नागरिकता। लेकिन जो व्यक्ति 14 मई 1954 तक, लेकिन जो व्यक्ति 14 मई 1954 तक जेके में आ गए थे, जिनके पास अचल संपत्ति थी, जेके में आ गए थे जिनके पास अचल संपत्ति थी, जिनके पास अचल संपत्ति थी, उन्हीं लोगों को जेके की नागरिकता दिया गया, उन्हीं लोगों को जेके की नागरिकता दिया गया। अर्थात पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भारत का नागरिक माना गया, जेके का नहीं। भारत का नागरिक माना गया, जेके का नहीं। और वर्तमान में लिख दीजिए, एकल नागरिकता का प्रावधान लागू है, पुराना सब खत्म, एकल नागरिकता का प्रावधान लागू है। एकल नागरिकता का प्रावधान लागू है और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता प्राप्त होगी, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता प्राप्त होगी। जानते हैं कि वहां पर सब सूचना का अधिकार से लगाए सरकार, जो रिजर्वेशन हम लोग के यहाँ है नौकरियों में, सब लागू हो गया। सरकारी नौकरी में केंद्रीय कोटा सब लागू हो गया।
अन्य राज्यों के लोग भी वहां पर संपत्ति निवास का अधिकार रखेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से अब यहां पर जो है एक दो चीज और बता दें। यहां पर जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका पहले और वर्तमान, तो हाँ नहीं, जो पीओके वाले लोग हैं वो यदि आएंगे कश्मीर में तो भारत की नागरिकता उनको रहेगी। अब जम्मू कश्मीर का नागरिकता खत्म ना, पहले नहीं थी ना, यही सब तो लफड़ा, तभी तो वो लोग नहीं आए। अब मान लीजिए वो लोग, देखिए वो लोग क्यों आंदोलन आजकल करते हैं कि जब वहां पर हम लोग उसको स्विट्जरलैंड बना देंगे, जब खूब अच्छा बन जाएगा, तब वो लोग बेचारे जो है कहेंगे कि भाई अब हम लोग को भी स्विट्जरलैंड बनाइए। तब तो लोग आंदोलन करेंगे। जब आंदोलन करेंगे तो जैसे बांग्लादेश था अलग हुआ, तो उसको तो हम लोग अलग होने नहीं देंगे, क्योंकि अब उस समय स्थिति दूसरी थी ना, तो बांग्लादेश अलग थोड़ी ना हुआ होता। हाँ, नागरिकता का मतलब कि वहां के जो लोग हैं उन लोगों को हम नागरिक मानते हैं अपना। यदि वो हमारे यहाँ आएंगे तो हम लोग उसी तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन समस्या है कि वो लोग हमारे यहाँ नहीं आ सकते ना, क्योंकि पाकिस्तान सरकार, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नियंत्रण में है। हम लोग बिना परमिशन के उनको आने नहीं देते हैं। परमिशन भी तो उनका है ना, चक्कर वो कोटा है ना, उसमें वीजा का प्रावधान है ना। वही तकनीकी सब समस्या है, और अपने मन से तो आ नहीं सकते, आप जानते ही हैं स्थिति वहां का। हाँ, जैसे मान लीजिए टैग वीजा उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं टैग वीजा, आप लोग पढ़ते होंगे टैग वीजा। तो टैग वीजा को हम लोग नत्थी वीजा बोल देते हैं, नत्थी वीजा। नत्थी वीजा का मतलब होता है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, तो यहाँ से जो लोग जाते हैं चीन, उन लोगों को वह टैग वीजा जारी करता है, क्योंकि वो मानता है कि सिक्किम अरुणाचल प्रदेश हमारा ही है, लेकिन किसी कारण से हमारे पास नहीं है, उसको टैग वीजा कहा जाता है। अब न्यायपालिका पहले लिख दीजिए, यहां हाई कोर्ट की व्यवस्था थी, यहां हाई कोर्ट की व्यवस्था थी, लेकिन लेकिन हाई कोर्ट को अन्य अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करने का अधिकार नहीं था। अन्य अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करने का अधिकार नहीं था। अन्य अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करने का अधिकार नहीं था। से सभी शक्तियां प्राप्त थी, से सभी शक्तियां प्राप्त थी। अन्य अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करने का अधिकार नहीं था, से सभी शक्तियां प्राप्त थी। नियुक्ति, हटाए जाना, स्थानांतरण, नियुक्ति, हटाए जाना, स्थानांतरण अन्य हाईकोर्टों की तरह था, अन्य हाईकोर्टों की तरह था। और वर्तमान में लिख दीजिए, सामान्य प्रावधान लागू है, सामान्य प्रावधान लागू है। राज्य स्वायत्तता, स्टेट ऑटोनॉमी, पहले देखिए, पहले जो था, जम्मू कश्मीर विधानमंडल की सहमति के बिना जेके का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। लिख दीजिए पहले में, जेके विधानमंडल की सहमति के बिना, जेके विधानमंडल की सहमति के बिना, जेके विधानमंडल की सहमति के बिना, सहमति के बिना जेके का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन, जेके का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन नहीं किया जा सकता था।
और संधि समझौते पर भी जेके विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक था। संधि समझौते पर भी जेके विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक था। जेके विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक था। जेके विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक था। और वर्तमान में लिख दीजिए, अनुच्छेद 3 का प्रावधान लागू होता है। अनुच्छेद 3 का प्रावधान लागू होता है। अनुच्छेद 3 का प्रावधान लागू होता है, अर्थात संसद नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन कर सकती है। संसद नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन कर सकती है। संसद नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन कर सकती है। और जहां पर न्यायालय लिखे हैं ना वर्तमान, वहां एक लाइन लिख दीजिए, तो एक लाइन और लिख दीजिए, तो न्यायालय वाले में एक लाइन लिख दीजिए कि जेके उच्च न्यायालय, उसी न्यायपालिका में वर्तमान में जेके उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का संयुक्त उच्च न्यायालय बन गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का संयुक्त उच्च न्यायालय बन गया है। संयुक्त उच्च न्यायालय बन गया है। और अधीनस्थ न्यायालयों में भारतीय संविधान का प्रावधान लागू कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों में भारतीय संविधान का प्रावधान लागू कर दिया गया है। भारतीय संविधान का प्रावधान लागू कर दिया गया है। एक लाइन नीचे लिख दीजिएगा, राजभाषा नोट करके लिख दीजिए कि पहले जेके की राजभाषा उर्दू थी। पहले जेके की राजभाषा उर्दू थी। हाँ, नोट करके नीचे लिख दीजिए एक लाइन, पहले जेके की राजभाषा उर्दू थी, लेकिन वर्तमान में सामान्य प्रावधान लागू है। वर्तमान में सामान्य प्रावधान लागू है। ठीक है, बस करिए, हो जाएगा।